नमस्कार, मेरा नाम नकुल चतुर्वेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एन भारत। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और पूरी दुनिया में ये चिंतन मचा हुआ है कि आखिर इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है। पूरी दुनिया ये सोच रही है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया तो उसका क्या असर होने वाला है। इसका एक छोटा सा विश्लेषण हम आपको करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। जो रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। आज के दौर में जब रशिया यूक्रेन पर हमला करता जा रहा है, इतना छोटा सा देश यूक्रेन है और कितना बड़ा देश रशिया है। रशिया विश्व का सबसे पावरफुल देश है। उसके पास तमाम वो मशीनरी और हथियार मौजूद है जिससे वो किसी को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। ऐसे में रशिया यूक्रेन पर हमला किस नियत से कर रहा है? क्या वो सिर्फ यूक्रेन की जमीन कब्जाना चाहता है या फिर इसके पीछे रशिया की मंशा कुछ और है? क्या रशिया अपने बनाए हुए हथियारों का प्रदर्शन दुनिया में कर रहा है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में रशिया ने तांडव मचा रखा है। रशिया राजधानी में लगातार हमले कर रहा है। रशिया ने ठान लिया है यूक्रेन को खत्म करके ही दम लेगा। यूक्रेन से आ रही ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं, जहां पर लगातार बम गोलाबारी जारी है। इसी बीच आम जनमानस की जिंदगी भी खतरे में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। लगातार आग और तोप के गोले आसमान से बरस रहे हैं। बड़े बड़े धमाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं। रूसी टैंक यूक्रेन में मौजूद हर चीज को तबाह करने पर आमादा हैं। ये हालात हैं आज यूक्रेन के, जहां पर रूस ने हालातों को बहुत ही गंभीर कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार बोल रहे हैं कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे और इधर यूक्रेन पर रूस के हमले बहुत तेज होते जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन का टीवी टावर भी उड़ा दिया, जहां पर तमाम न्यूज चैनल्स की टेलीकास्टिंग रुक गई। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि लगातार रूस बड़े बड़े बम से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस ये सब क्यों कर रहा है, ये समझिए। दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार रूस के पास मौजूद है। सबसे ज्यादा परमाणु बम, दुनिया का 47% परमाणु बम अकेले रूस के पास मौजूद है। इसके अलावा रूस दुनिया भर को तमाम तरीके के हथियार भी अभी तक सप्लाई करता आ रहा है। अब रूस को शक्ति प्रदर्शन करने का एक मौका मिला था और यूक्रेन उसके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट था और रशिया ने यह कर दिखाया। इसे पुतिन की बेवकूफी कहें या फिर गैलेस्की की कॉमेडियटी, लेकिन ये यूक्रेन की जनता पर पहाड़ बनकर टूटा है। यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़े इस युद्ध का दुनिया को भी परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस जंग को टाले जाने की लगातार दुनिया भर से कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बहुत सारे देश लगातार यूक्रेन को अलग अलग तरीके से मदद भी भेज रहे हैं, लेकिन इस मदद का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि रूस मानने को तैयार नहीं है। रूस जिद पर अड़ा बैठा है कि वो दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल कर मानेगा। अपने शक्ति प्रदर्शन में रूस दुनिया को कौन सी आफत में डालेगा, ये अब सवाल बना हुआ है। नाटो देशों की बैठक भी शुक्रवार को होने वाली है और अब उस बैठक के बाद पता चलेगा कि नाटो देश आगे क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल जो यूक्रेन में फंसे लोग हैं वो अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले में बयान दे रहे हैं। Please don't trust Putin. Never in your life. Don't trust Putin. Putin expected that within a very short period of time, within 2 days, he will rise up the Russian flag on the Ukrainian capital. This is not happened. दरअसल रशिया जो कर रहा है वो अपने आप में एक बिजनेस है। उसने पूरी दुनिया को अलग अलग तरीके से हथियार बांटे हैं और अब अगर बात की जाए तो उसके पास दुनिया का 47% हथियारों का जखीरा अकेले रूस के पास मौजूद है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो रखे रखे हथियार जंग खा रहे हैं, इसीलिए उन हथियारों का इस्तेमाल शक्ति प्रदर्शन में किया जा रहा है। पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है और खासकर अमेरिका को कि रशिया जो करने की सोचता है वो कर दिखाता है।
रशिया के पास इतने हथियार मौजूद हैं कि अमेरिका से लेकर तमाम नाटो देश भी उनका सामना नहीं कर सकते और रशिया इसी बात का फायदा उठाते हुए देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिजनेस के स्तर की, तो जितने हथियार उसने इकट्ठे किए हैं उसने दुनिया को भी हथियार बांटे। वो हथियार जाएंगे कहाँ? उनका इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या होगा? इसी तरीके से आप हथियारों के प्रोडक्शन को एक तरीके से फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टरी इंडस्ट्री से भी जोड़ कर देंगे। डॉक्टरी इंडस्ट्री की बात आई, मेडिकल स्टूडेंट्स की बात आई, तो आप इस बात पर भी बात करना बेहद जरूरी है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे रह गए, आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब वो पढ़ने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो वापस आने के लिए क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर हैं, वहां डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए हैं, अगर वो वर्तमान हालात में वहां से भाग रहे हैं जब वहां लोगों को उनकी जरूरत है, तो ऐसे डॉक्टरों का क्या फायदा? क्या गारंटी है कि जब वो हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे तो वो जनता की इसलिए सेवा करेंगे? दरअसल इन सब के पीछे हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है और यूक्रेन में वही डिग्रियां, वही पढ़ाई बहुत कम पैसों में हो जाएगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार उसे अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत बड़ा डोनेशन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसके पीछे का जो दूसरा पहलू है वो उस पर गौर करने की जरूरत है कि जो डॉक्टर बनने गए हैं, जो लोगों की जान बचाने के लिए जा रहे हैं, अगर वो भाग रहे हैं तो समझिए उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। दरअसल ये जितने भी छात्र वहां पर पहुंचे हैं, ये सिर्फ अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए पहुंचे हैं, अपने करियर को सेटल करने के लिए पहुंचे हैं। किसी को अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर ऑस्ट्रिया जाना है, किसी को अपना बहुत बड़ा महल बनाना है और किसी को बहुत सारा पैसा कमाकर अपने परिवार को या दुनिया को ये दिखाना है कि वह हेलीकॉप्टर में भी घूमता है। ये बहुत सारी चीजें होंगी जो आज हर एक छात्र के दिमाग में होंगी और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार का, अपने बड़े बूढ़ों का सपना पूरा करने के लिए ये पढ़ाई करने के लिए पहुंचे। लेकिन इन हालातों में उन्हें वहां से क्यों निकलना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। इन हालातों में उन्हें वहां से इसलिए निकलना चाहिए क्योंकि वहां पर जो हालात है वो अलग तरीके के हैं। यूक्रेन भारतीयों को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, यूक्रेनी सेना, ये आप तस्वीरों में देख चुके हैं। रशिया जो हमला करने जा रहा है वो नहीं देख रहा है, वो खुला यूक्रेन से उसने बोल दिया कि नागरिकों को आप हटाइए, तो उस नागरिक में हिंदुस्तान का नागरिक भी हो सकता है और इन्हीं नागरिकों की वापसी सरकार को भी तय करनी चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत देरी से जागी है। मेरा मानना है कि अगर एक घर का मुखिया है, आप एक घर के मुखिया के तौर पर चीजों को देखिए और समझिए। एक घर का मुखिया अपने घर वालों को मुसीबत में छोड़कर क्या ये कहेगा कि भाई इन लोगों को जल्दी वापस आ जाना चाहिए? क्या घर के मुखिया की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपने परिवार के जो लोग बाहर गए हैं उन्हें ये बताए कि भाई आ जाओ, मुसीबत आने वाली है और नहीं आ पा रहे हो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं, पैसे की दिक्कत हो तो मैं पैसे डाल दूं। घर का मुखिया अक्सर यही किया करता है। लेकिन आज हैरानी की बात है और शर्म की बात है कि सरकारें सिर्फ इस प्रचार पर लगी हैं कि सरकार के मंत्री नेता इतने छात्रों को निकाल लाए, इतने छात्रों से मिल लिया और सिर्फ ये मिशन मोदी जी की बदौलत चल रहा है। अगर ये मिशन मोदी जी को चलाना ही था, मोदी जी की बदौलत चलना ही था, तो ये मिशन युद्ध से 1 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए। उन छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं शुरू हुआ। देर से हुआ, कोई बात नहीं। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारे तमाम छात्र वापस आएं और यूक्रेन और रशिया का यह युद्ध जल्दी खत्म हो ताकि विश्व में शांति। यूक्रेन में चल रहे महायुद्ध की आहट अगर हिंदुस्तान और पूरे तमाम देशों तक पहुंची तो इसके घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल रूसी सेना बहुत तेजी से यूक्रेन को अपने कब्जे में लेती जा रही है और इधर तमाम देश अपनी अपनी नीति बनाने में लगे हैं। रशियन आर्मी पूरा तरीके से तैनात है, यूक्रेन की आर्मी भी संघर्ष कर रही है। इसमें जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात है। Regular jobs and regular lives. Today they've got weapons and they're ready to stand and fight the Russian invasion. Because I think we have freedom in here because we want to live. You want to live? We want to live. We want to fight for our country, for our freedom.